हेलो गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिकरण को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे जो पुष्प का मादा भाग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने नर युग्मक यानी पुष्प में नर युग्मक यानी परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण और परागकण के अंदर नर युग्मक निर्माण किस प्रकार होता है इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। और आज हम बात करेंगे पुष्प के मादा भाग के बारे में, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण पुष्प में किस प्रकार होता है। जायांग यानी गायनोसियम। आपको पता है जब बहुत सारे मादा युग्मक एक साथ सम्मिलित रूप से उसको जायांग बोलते हैं, लेकिन जब हम एक सिंगल की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर यानी कि पिस्टिल या फिर इसे कार्पेल के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा देते हैं एक फिगर के बारे में जो पुष्प की संरचना है। ये भाग क्या था? कैलिक्स, ये कोरोला और ये जो था ये एंड्रोसियम था और ये जो भाग था गाइनोसियम। यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस भाग को, यानी ये जो पुष्प का मादा भाग है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, गाइनोसियम। ये एक जब बात करेंगे जिसे बोलते हैं स्त्री केसर, पिस्टिल या कार्पेल। अब इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं और इसके बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। इस भाग को बोलते हैं थैलमस। ठीक है। और ये जो ऊपरी भाग होता है स्त्री केसर पिस्टिल का, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसे बोलते हैं वर्तिका और इसे बोलते हैं अंडाशय। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये 3 भाग होते हैं स्त्री केसर के। और अंडाशय के अंदर होता है जिसे बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बीजांड। बीजांड को बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो है मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये पूरा कंप्लीट फ्लावर है गायनोसियम, यानी कि एक पार्ट को बोलेंगे हम पिस्टिल। पिस्टिल की स्ट्रक्चर ये है जिसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर होता है बीजांड, बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही मादा युग्मक का निर्माण होता है। तब हम देखते हैं कि मादा युग्मक किस प्रकार बीजांड के अंदर इसका निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं।
ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है, यानी कि अंडाशय जिसे बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो है ये बीजांड है, यानी कि ओवरी। अब इसके अंदर किस प्रकार मादा युग्मक का निर्माण होता है इसको पहले समझते हैं। एक अधोस्तरीय कोशिका होती है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी होती है। सबसे पहले हाइपोडर्मल सेल है, ये जब आकार में बड़ी होगी तो इसे बोलते हैं प्रसूष्क कोशिका, यानी कि आर्किस्पोरियल सेल, इसे बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। और इसको एक वीडियो हमारा है उसमें हम इसको डिटेल में समझा चुके हैं, आपको डिटेल में वहां पे मिलेगा। इसको हम थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर्किस्पोरियल सेल बनेगा और आर्किस्पोरियल सेल इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और इसमें 2 सेल बनेंगी। कितनी सेल? 2 सेल बनेंगी। एक को बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका जिसे बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरी सेल बनती है जिसे बोलते हैं स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा आकार में बढ़ेगी और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल में अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका थी इसमें 1 या 2 बार डिवीजन होगा और ये अपने सेल भित्त की ओर यानी कि बाहर की ओर बढ़ाएगा। और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है इस स्पोरोजेनस सेल में क्या होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आप लोगों को पता है 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है इससे 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं? 4 कोशिकाएं बनती हैं। उनमें से 3 जो है 3 क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और सिर्फ एक होता है जो वो होता है फंक्शनल। क्या होता है? फंक्शनल होता है, यानी क्रियात्मक होता है। और वो जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरीके से काम करता है। क्या करता है वो? मेगास्पोर मदर सेल की तरीके से काम करता है। एक फंक्शनल होगा, ये आकार में बड़ी होगी। जब ये आकार में बड़ी होती है तो मेगास्पोर मदर सेल की तरीके से कार्य करती है, मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में 1 न्यूक्लियस था, अब ये इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा, 2 न्यूक्लियस बनेंगी। फिर इन दोनों में कोशिका विभाजन होगा यानी कि समसूत्री विभाजन होगा, इससे फिर 4 बनेंगी। फिर इससे समसूत्री एक बार विभाजन और होगा, फिर इस कितने बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी। यानी कि पहले आपने देखा 1 से 2 बनी थी, 2 से 4 बनी थी, 4 से 8 बनी थी। अब 8 में इनका अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट मतलब होता है कि ये कहाँ शिफ्ट होंगी, एक केंद्रक इसमें से और एक केंद्रक इसमें से, ये दोनों आ जाएंगे किसमें, बीच में, ये दोनों आ जाएंगी बीच में। और ये दोनों एक कोशिका बनाएंगे। और ये जो 3 सेल हैं यानी कि 3, ये इनमें से एक बीच में जाएगी और 2 किनारे जाएंगी। उसी तरीके से इधर भी एक बीच में जाएगी और 2 इधर की ओर जाएंगी, ठीक है। अब एक प्रकार से इसका हम बाहर आपको एक स्ट्रक्चर बना के अच्छे से समझाते हैं कि एक प्रकार से बीजांड का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और उसमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, इसका हम स्ट्रक्चर आपको बाहर बना के समझा रहे हैं। अब इसके अंदर इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है और ये एक प्रकार से बीजांड की संरचना है। किसकी संरचना है? बीजांड की संरचना है। बीजांड की जो संरचना होती है उसमें ये 2 आवरण से घिरा होता है। ये होता है बाहरी आवरण जिसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट,
दूसरा जो आवरण होता है इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये दोनों आवरण एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खुले होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, ये एक मुंह बनाते हैं इसका, और इसे बोलते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट को बोलते हैं निभाग या चलाजा। और जहां से जिसके साथ ये जो है अंडाशय से जुड़ा होता है, यानी ये जो बीजांड है इसके अंदर का स्ट्रक्चर ये अंडाशय है, और अंडाशय में जहां भी जुड़ा होता है इसे बोलते हैं फ्यूनिकल, इसे बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, और इस वाले भाग को बोलते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस। और ये जो पार्ट बना है इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोसैक यानी कि भ्रूणकोश। भ्रूणकोश के अंदर भ्रूणकोश यानी एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। इस प्रकार अगर देखा जाए जो एम्ब्रियोसैक होता है ये 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। ये आपको याद रखना है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय ये संरचना होती है एम्ब्रियोसैक की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो एम्ब्रियोसैक होता है यानी भ्रूणकोश होता है उसमें कितनी कोशिका और कितने केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। इसका मतलब कैसे, देखिए एक कोशिका ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, एक ये एक ये एक ये, यानी 3 3 6 और एक ये सिंगल, ये दोनों ये इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये 1 2 3 4 5 6 यानी 6 और 1 7 यानी 7 कोशिकीय हो गए। और अगर केंद्रक की बात करें तो एक केंद्रकीय, दूसरा केंद्रकीय, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां, यानी 8 केंद्रक है और 7 कोशिका है। और इसे वो ये जो चलाजा की ओर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, हिंदी में बोलते हैं प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं। और जो नीचे की ओर है इनमें से 2 कोशिकाएं जो बाहर की ओर होती हैं इनको बोलते हैं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स। और जो सेंटर में है इसे बोलते हैं एग सेल। जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि मादा युग्मक का निर्माण, बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार होता है, जो आपको बता चुके हैं अभी डिवीजन के माध्यम से। और ये जो सेंटर वाला है ये किस प्रकार, ये क्या है, यह है एग सेल, यानी कि यह है मादा युग्मक। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा था नर युग्मक का निर्माण कहाँ हुआ था, परागकोश में, परागकण के अंदर। और यहाँ पर अंडाशय के अंदर बीजांड में, अंडाशय के अंदर बीजांड में एग सेल यानी मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार हुआ है। अब आपने ये समझ लिया है कि परागकोश के अंदर, परागकण के अंदर नर युग्मक का निर्माण किस प्रकार हुआ है और मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय के अंदर बीजांड में किस प्रकार हुआ है, ये आपने समझ लिया है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक बन चुके हैं तो किस प्रकार ये एक दूसरे के पास आते हैं और किस प्रकार ये संलयित होते हैं, यानी कि संयोजन करते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये पार्ट क्या है, अंडाशय, ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। अब इसके अंदर किसका निर्माण हुआ है, मादा युग्मक का निर्माण हुआ है, जो कि इस टाइप से स्ट्रक्चर था।
अब देखिए जो नर युग्मक था वो पराग कोश के अंदर, किसके अंदर, पराग कोश के अंदर पराग कण का निर्माण हुआ और पराग कण के अंदर नर युग्मक का निर्माण हुआ। अब नर युग्मक किसी न किसी माध्यम से आता है, स्टिग्मा के ऊपर किसी न किसी माध्यम से आता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं परागण। तो पहले हम परागण समझ लेते हैं, परागण क्या होता है। पॉलिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। जब पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकल करके किस पर, वर्तिकाग्र पर आना, जायांग के वर्तिकाग्र पर आना परागण कहलाता है। अब इसको फिर समझिए, पुष्प के पराग कोश से पराग कण का निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र भाग पर आना परागण कहलाता है। अब ये दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है परागण क्रिया। एक होता है स्वपरागण जिसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण का मतलब होता है जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तब इसे स्वपरागण कहते हैं। या फिर एक ही पौधा हो, एक पुष्प नीचे लगा है, एक पुष्प ऊपर लगा है, उसी पौधे का परागकण पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तब इसे भी स्वपरागण कहते हैं। फिर समझिए इसको, एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो इसे स्वपरागण बोलते हैं। अथवा एक ही पौधे के एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प यानी उसी पौधे का पुष्प हो, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तब उसे भी बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण का मतलब होता है एक पौधे के पुष्प का परागकण, यानी एक पौधा है उसके पुष्प का परागकण कि उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र भाग पर जाने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको, एक किसी पौधे के पुष्प के जो परागकोश होता है उससे परागकण निकल करके उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के जायांग भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परपरागण कहते हैं। ठीक है। अब परपरागण कई तरीके से होता है। परपरागण होता है वायु परागण के द्वारा, जल परागण और कीट परागण, ये इसको बोलते हैं जंतु परागण। तीन तरीके से परपरागण होता है। ज्यादातर पौधों में जो है परपरागण होता है, बहुत ही ऐसे कम पौधे होते हैं जिनमें स्वपरागण पाया जाता है। स्वपरागण नहीं पाया जाता जो द्विलिंगी पौधे होते हैं। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, उनमें परपरागण पाया जाता है। ठीक है। अब वायु परागण क्या मतलब होता है, जब पुष्प के परागकण वायु के द्वारा, हवा के द्वारा उड़ करके किसी पुष्प के जायांग भाग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं वायु परागण। ठीक है। जल परागण क्या होता है, जल की सतह पर जो पुष्प होते हैं, एक पुष्प का परागकण परागकोश से परागकण निकलता है, परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है जल के माध्यम से, तब उसे बोलते हैं जल परागण। जंतु परागण क्या होता है, जब किसी पुष्प का परागकोश से परागकण निकलकर जंतु के माध्यम से किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे बोलते हैं जंतु परागण। ठीक है। अब देखिए वायु परागण, जल परागण, जंतु परागण, ये तीनों समझ में आ गया। ये है परपरागण। अब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच गया कौन, परागकण, यानी परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। अब किस प्रकार से जो है ये संलयित होता है, यानी किस प्रकार से ये संयोजन करता है। स्टिग्मा पर जब ये पहुंचता है तब स्टिग्मा पर कुछ रसायन स्रावित होते हैं और उस रसायन के माध्यम से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो परागकण होता है
उसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जन्म पोर होते हैं जिसे जनन छिद्र बोलते हैं, ठीक है। और जनन छिद्र के माध्यम से हमने आपको बताया था एक वर्धी केंद्रक होता है और एक जनरेटिव यानी कि जनन केंद्रक होता है। पहले एक केंद्रक होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसमें तो दो केंद्रक बनते हैं, है ना। जब दो केंद्रक बनते हैं बड़ा वाला होता है जिसे बोलते हैं वर्धी केंद्रक यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा जो होता है जिसे बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस यानी जनन केंद्रक। अब ये जनन केंद्रक किसी किसी पौधे में क्या होता है कि पराग कोश से निकलने से पहले ही वो जो है विभाजित हो जाता है। किसी किसी पौधे में पराग कोश से निकलने के बाद जो विभाजित होता है। तो जो जनन केंद्रक जनरेटिव होता है वो दो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा दो मेल गैमीट में बदल जाता है, यानी एक से कितने हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जब ये पराग का कहाँ गया, वर्तिकाग्र पर, जब ये पराग का वर्तिकाग्र पर आएगा तब ये क्या होता है, इस पे कुछ रसायन है। अब रसायन की हेल्प से क्या करेगा, जहां पे जनन छिद्र है वहां से फटेगा। जब वहां से फटेगा जो इनर जो इसका वाल होता है, जो अंतःचोर होता है, ये बढ़ोतरी करता है यानी एक ट्यूब बनाता है। इस तरीके से जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर के ये एक नलिका बनाता है, यानी कि यहाँ पर आने के बाद इस प्रकार से ये एक नलिका बनाएगा। यहाँ पे क्या है, बीजांड है, ये बीजांड की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बनाएगा पराग नलिका। अब पराग नलिका के माध्यम से जो इसके अंदर मेल गैमीट है, ये दोनों ये मेल गैमीट है। अब ये मेल गैमीट आएंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से यहाँ क्या करेगा, ये एंट्री करेगा। मेल गैमीट है यहाँ पे, ये दोनों मेल गैमीट, ठीक है। अब ये मेल गैमीट है, बीच वाला क्या था, बीच वाला था एग सेल, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। बीच वाला था एग सेल और किनारे वाले क्या थे, ये सिनर्जिड्स थे। सिनर्जिड्स को हिंदी में बोलते हैं सहायक कोशिकाएं। ऊपर क्या थी, एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिकाएं, ठीक है, तीन थी। और बीच में क्या था, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था, द्वितीय केंद्रक। अब देखो ये यहां से मेल गैमीट आए, ट्यूब बना करके आए और एंट्री किए, तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती हैं यानी कि सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं का क्या काम होता है, सहायक कोशिकाएं जब ये ट्यूब एंट्री करता है तो सहायक कोशिकाएं इस ट्यूब को एंट्री करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए इनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ये एंट्री करने में हेल्प करेंगी, जब ये एंट्री करने में हेल्प करेंगी तो ये जो है ट्यूब आगे बढ़ेगा, और ट्यूब आगे बढ़ने के साथ ही एक जो केंद्रक है, एक केंद्रक इसके साथ संयोजन करेगा, और दूसरा जो केंद्रक है यानी एक केंद्रक किसके साथ संयोजन करेगा, द्वितीयक न्यूक्लियस केंद्रक के साथ, और दूसरा जो मेल गैमीट है ये अंड कोशिका के साथ संयोजन करेगा। इसको ध्यान समझिएगा, दो मेल गैमीट आए, एक मेल गैमीट ने द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोजन किया और दूसरा जो मेल गैमीट था वो एग सेल के साथ इसने संयोजन किया। किसके साथ, एग सेल के साथ। यानी कि अगर इसको समझें तो सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमीट, दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ, एग सेल के साथ, एग सेल प्लस मेल गैमीट। देखिए एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ और दूसरी बार एग सेल के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ। यानी आप यहाँ पे देखें तो इस ये यहाँ से यहाँ तक आने की क्रिया, फ्यूज होने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ, निषेचन हुआ, एक बार एग सेल के साथ यानी कि मादा युग्मक के साथ निषेचन हुआ। तो यहाँ पे देखिए निषेचन कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन। और फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था जो पुष्पी पौधों का एक सबसे विशेष कैरेक्टर होता है जिसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। पुष्पी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, ये सबसे विशेष लक्षण होता है पुष्पी पौधों का। 2 बार निषेचन हुआ, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, एक बार एग सेल के साथ। अब ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ इसने संयोजन किया, अब ये क्या बनाएगा, ये बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं PEN, पेन।
प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस की पोलैरिटी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पोलैरिटी पूछी जाती है। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है, यानी हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है। अब आपको यहाँ पे समझना है, एक केंद्रक पहले से था, एक केंद्रक और पहले से था, यानी दो केंद्रक पहले से थे, ठीक है, और एक केंद्रक और आ गया, मेल गैमेट जिसे बोलते हैं। यानी कि कितने न्यूक्लियस हो गए, 3। यानी कि ये जो PEN होता है ये होता है 3N। क्या होता है, 3N, यानी ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि त्रिगुणित होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रियल न्यूक्लियस होता है ये अगुणित होता है, द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, तो ये होता है त्रिगुणित, यानी कि ट्रिप्लॉइड, ठीक है। अब दूसरा पूछा जाता है, जो एग सेल होता है, एग सेल ये क्या बनाता है, ये बनाता है भ्रूण। सबसे पहले क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा। एग सेल यानी मादा और मगनर में मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे, युग्मनज बनाएंगे। युग्मनज में क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद क्या बनाता है, भ्रूण, एम्ब्रियो। अब ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियो अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि एक केंद्रक पहले से था और एक केंद्रक बाद में आया, यानी एक केंद्रक पहले से था, एक केंद्रक बाद में आया, तो कितने हो गए, 2। तो क्या हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा। सिंपल है ना, 2n हो जाएगा, यानी इसे बोलते हैं डिप्लॉइड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड या द्विगुणित। क्या बोलते हैं, द्विगुणित। और एक बात और समझने वाली बात है, दोहरा निषेचन तो आपको समझ में आ गया। एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस साथ मेल गैमेट, एक बार एक सेल के साथ, यानी निषेचन 2 बार हुआ, फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ, जिसे बोलते हैं दोहरा निषेचन। इसके अलावा सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियस पहले से थे, एक न्यूक्लियस और आ गया, तो इसे बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं इसको, त्रिसंलयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, 7 नोट में पूछा जाता है कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं और दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, यानी द्विनिषेचन किसे कहते हैं और त्रिसंलयन एक साथ पूछा जाता है क्वेश्चन, कभी कभी अलग अलग ही पूछा जाता है। तो त्रिसंलयन किसे कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तब 3 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बनता है, जिसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं त्रिसंलयन, ठीक है। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, जब परागकण से 2 मेल गैमेट निकल करके आते हैं, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करता है और एक सेल के साथ फ्यूज करता है, तब इसे बोलते हैं दोहरा निषेचन, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर दोबारा देखें, ठीक है। अब निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। धन्यवाद।